Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragarh. I welcome you all in this 30th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को घर्षण कोण, एंगल ऑफ रिपोज को विश्राम कोण कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज को फाई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम फाई और फाई एस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये प्रूफ देखेंगे। साथ ही साथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ एंगल ऑफ रिपोज का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, वो हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, उसको प्रूफ करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम किसी बॉडी को शुरुआत में थोड़े फोर्स से खींचते हैं उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स आता है। जब भी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की संभावना बनती है उसमें एक फोर्स आता है ना। तो जब वस्तु लिमिटिंग कंडीशन में होता है, जब वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में होता है, या एट द वर्ज ऑफ मोशन होता है, या इम्पेंडिंग मोशन में होता है। जैसे मैंने एक फोर्स लगाया कैपिटल एफ, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये ठीक लिमिटिंग कंडीशन में है। तो लिमिटिंग कंडीशन में क्या आता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आता है। वस्तु का वेट डब्ल्यू नीचे है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो जब ये वस्तु लिमिटिंग कंडीशन में होगा, यानी कि ठीक फिसलने की स्थिति में होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, या इम्पेंडिंग मोशन में होगा, या एट द वर्ज ऑफ मोशन होगा, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन, या हिंदी में सीमांत स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति में ही हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे कंडीशन में नहीं कर सकते। तो लिमिटिंग कंडीशन में जब है ये, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं गायब कर देता हूँ, इन्हीं दोनों फोर्स को मैं रखता हूँ। आगे इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, इसको स्लाइड कर देता हूँ। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। अब इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट होगा कहीं ना कहीं इधर से आएगा, जिसको मैं आर बोलता हूँ। सो आर इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड द मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है ये कैपिटल आर। अब नॉर्मल रिएक्शन और ये रिजल्टेंट के बीच में जो बनने वाला कोण होगा फाई, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कौन सी कंडीशन में बना है, जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, और ये मैक्सिमम एफ मैक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वस्तु है ठीक फिसलने की स्थिति में है, इसीलिए। तो अब इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब यदि इसका रिलेशनशिप मुझे म्यू के साथ देखना है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ देखना है, तो इस एफ को मैं ऊपर ले जाता हूँ और ये एंगल को मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर जो ये एंगल है ये क्या है, आपका 90 डिग्री है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आप लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार होता है। तो टेन फाई हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन एन हो जाएगा। एफ मैक्स इक्वल टू भी जानते हैं म्यू एस इंटू एन होता है, तो यहाँ से म्यू एस एन हो जाएगा। एन एन ऊपर से नीचे से कट जाएगा, बचेगा क्या, टेन फाई इक्वल टू म्यू एस बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेन कोण होता है वो म्यू एस के बराबर होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, आगे हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। किसके बीच के कोण को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज पे। एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम कोण, आप लोग जानते हैं जब बचपन में हम लोग फिसल पट्टी होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई बिना धक्का दिए हम लोग क्या नीचे फिसल जाते हैं। क्यों नीचे फिसलते हैं, क्योंकि हमारा जो वेट होता है उसका एक कंपोनेंट जो कि mg sin थीटा होता है, वो हमको नीचे फिसलाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वहाँ पर भले कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन उसमें एक आपका वेट का कंपोनेंट है जो आपको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होता है फिसल पट्टी में। सपोज करते हैं बॉडी जो है ज़मीन पर रखा हुआ है, तो इसमें कोई अभी फोर्स नहीं है जिसकी वजह से ये खिसकेगा। मान लेते हैं कि इसको मैं यहाँ से उठाना शुरू करता हूँ, तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मान लेते हैं कि ये जो है वस्तु इम्पेंडिंग मोशन में है, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, या सीमांत स्थिति में है, या लिमिटिंग कंडीशन में है। मतलब कि सबका मतलब ये होता है कि ये ठीक फिसलने की स्थिति में है। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इसको हम लोग बोलते हैं फाई एस बोलते हैं, या विश्राम कोण, या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। ये वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में अभी बन चुका है ना। अगर मैं इससे 0.1 डिग्री भी इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो ये वस्तु फिसल जाएगा, अभी ठीक फिसलने की स्थिति में है, इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसमें वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पर ये वेट W है ना। यहाँ पर इसको मैं इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया,
क्योंकि ये फाई एस है तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा फाई एस बनेगा, क्योंकि इसको मैं यहाँ से फाई एंगल घुमाया हूँ। अगर इसको मैं वापस से इसको ज़मीन पे ला दूंगा तो ये जो डब्लू है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, या इस लाइन पर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर एंगल होगा। अब इसको मैं भूल जाता हूँ और इसके कंपोनेंट्स को कर देता हूँ मैं डब्लू कॉस फाई एस, इधर डब्लू साइन फाई एस। तो ये फोर्स है भाई, ये डब्लू साइन फाई एस है जो इसको नीचे खिसकाने के लिए जिम्मेदार है। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, इसको जस्ट ऊपर आएगा। नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा सतह के परपेंडिकुलर होता है और सतह पर क्या लगता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये हो गया। अब इस स्थिति में आप देखते हैं कि ये जो वस्तु है वो क्या है, स्थिर है। अभी भी क्या है वस्तु, अभी भी क्या है वस्तु स्थिर अवस्था में बना हुआ है। तो स्थिर अवस्था में है तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है जी। तो इक्विलिब्रियम में होने से क्या होता है कि आपका एक कंडीशन आप लोग जानते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ये जानते हैं आप लोग। मैं इसको मान लेता हूँ कि ये दिस डायरेक्शन इज एक्स एंड दिस डायरेक्शन इज वाई। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल 0 करूँगा तो वाई डायरेक्शन में देखिए एक तो नॉर्मल डायरेक्शन दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो एन इक्वल टू ये डब्ल्यू कॉस फाई हो जाएगा, एन इक्वल टू डब्ल्यू कॉस फाई। फ्रॉम कहाँ से हो रहा है ये, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल 0 से। अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 करूँ, देखिए एक्स डायरेक्शन में ये है और ये है बस। तो एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू साइन फाई एस हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको बटे कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन 2 है मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 है मान लीजिए। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करूँगा मैं, तो क्या बचेगा, कॉस एक्चुअल में ये फाई एस है ना, एक्चुअल में क्या है ये फाई एस है। तो साइन फाई एस अपॉन कॉस फाई एस क्या हो जाएगा, टेन फाई एस इक्वल टू एफ मैक्सिमम अपॉन एन हो जाएगा। अब एफ मैक्सिमम इक्वल म्यू एस एन होता है, तो यहाँ से एन गायब हो जाएगा, एन गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, टेन फाई एस इक्वल म्यू एस बचेगा। इसके पहले हमने भी ये भी देखा था कि टेन फाई इक्वल टू म्यू एस देखे थे। इसके पहले पिछले स्लाइड पे क्या था, पिछले स्लाइड पे ये टेन फाई इक्वल टू म्यू एस। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि टेन फाई एस इक्वल टू टेन फाई या फाई इक्वल टू फाई एस। तो ये जो हमेशा होता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो है हमेशा बराबर होते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज इन ऑल कंडीशन, हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर होते हैं। और क्या होते हैं, टेन फाई इक्वल टू टेन फाई एस इक्वल टू म्यू एस, स्टैटिक घर्षण गुणांक, ये होता है। तो आज की वीडियो में यही मुझे साबित करना था, हो गया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।